हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक 11th साइंस चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। हमने शुरुआत की थी चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड से 11th साइंस बायोलॉजी की एडवेंचरस जर्नी की, और इस जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। प्रीवियस टॉपिक्स में आपने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमी की बेसिक प्रोसेसेस के बारे में। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की बेसिक प्रोसेसेस क्या होती है, टेक्सोनॉमी क्या है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एक बार वापस से मैं आप सबको बता देता हूँ व्हाट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वो साइंस होता है जो डील करता है नए स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के साथ। इस दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज है, हमने उसको बायोडाइवर्सिटी कहा था। कोई भी स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज से काफ़ी डिफरेंट होती है, अलग होती है। आप देख लीजिए हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, इवन जो ट्विन्स होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली भले एक जैसे दिखते हो, भले उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका फेस कट है वो एक जैसा हो, उनके हेयर, उनकी आईज, पर बिहेवियर में तो वो भी डिफरेंट होते हैं। तो कह सकते हैं कि एकदम क्लोन जिसको कहे हम, एकदम आइडेंटिकल कॉपी, जेरोक्स, ऐसा कोई दो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ऐसे कोई दो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकते। नेचर ने सबको एक अलग तरीके का यूनिकनेस दिया है, एक अलग तरीके का फीचर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज दी है। और जब से हमने ये सीखा है कि इस दुनिया में हमारे अलावा भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग है, और हमने इसका रिसर्च करना शुरू किया और टेक्सोनॉमी नाम की ये ब्रांच है वो उभर के सामने आई। हमने इनको आइडेंटिफाई किया कि क्या ये पहले हमने ढूंढ निकाले हैं या हम फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं। और अगर हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसके लिए एक नाम सोचना पड़ेगा। वी हैव टू डिसाइड वन यूनिक नेम फॉर दोज ऑर्गेनिजम्स। जो नए आप ढूंढना चाहते हैं या जो ढूंढ रहे हैं, उनको एक नाम देना पड़ता है, और उसी नाम देने की जो प्रोसेस है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, हम उसको प्लांट किंगडम में रखेंगे, या हम उसको एनिमल किंगडम में रखेंगे, या हम उसको फंगी के किंगडम में रखेंगे। कहीं ना कहीं आपको उसको रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और सबसे पहले तो ज़रूरत रहती है आइडेंटिफिकेशन की। ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि क्या ये स्पीशीज़ बिल्कुल ही नई है जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, या हमसे पहले कोई इसको डिस्कवर कर चुका है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं टेक्सोनॉमी के बारे में। और टेक्सोनॉमी की जो भी बेसिक प्रोसेसेस हैं, अगर आप टेक्सोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं तो बहुत स्कोप है इस फील्ड में, क्योंकि हमने इससे पहले डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये टॉपिक पढ़ा था, और उसमें लिखा था कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अब तक हम ढूंढ चुके हैं। और एक एजम्पशन है, ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में 7 टू 8 मिलियन स्पीशीज है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हम ढूंढ चुके हैं सिर्फ 1 टू 7 मिलियन ही स्पीशीज, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ही। अभी 7 से 8 मिलियन स्पीशीज है, तो उतनी अभी भी प्रेजेंट है और हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है। आप अगर टेक्सोनोमिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको नए नए स्पीशीज़ को खोजना होगा, डिस्कवर करना होगा, और उनको एक नाम देना होगा यूनिक, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। और यही प्रोसेसेस जो आपको करना है उसी के बारे में समझाया। अगर आप टेक्सोनोमिस्ट बनते हैं, आप नई स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर। ये 4 बेसिक प्रोसेसेस है जो हर एक टेक्सोनोमिस्ट को करनी पड़ती है। शुरुआत करते हैं पहली प्रोसेस के साथ। सबसे पहले क्या करेंगे? कहते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, ऐसी जगह बहुत बेस्ट रहती है रिसर्च के लिए, डिस्कवरीज के लिए। तो अमेज़ॉन्स फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका का अमेज़न बायोडाइवर्सिटी में एक्सट्रीम लेवल की हाई बायोडाइवर्सिटी शो करता है। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका का रेन फॉरेस्ट भी ले सकते हैं। और अगर इंडिया में ही आप टैक्सोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं और नई स्पीशीज़ को खोजना चाहते हैं, तो वेस्टर्न घाट इज़ द बेस्ट प्लेस।
इस प्लेस पे ऐसा माना जाता है कि इंडिया की हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वेस्टर्न घाट पे है, और अभी भी बहुत सारे प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज वेट कर रहे डिस्कवरीज के लिए। तो वेस्टर्न घाट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द नोमेनक्लेचर एंड द टेक्सोनॉमिकल स्टडी। तो पहले क्या करेंगे, अगर आप जा रहे हैं ऐसी जगहों पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, उनका कलर कैसा दिख रहा है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हेड है, नेक है, टेल है कि नहीं है, उनकी बॉडी के आउटर कवरिंग्स के ऊपर स्केलेटल जो सिस्टम हम जिसको कहते हैं उसके ऊपर कौन से मटेरियल का स्केलेटल है। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए आपको उसको डिसेक्ट भी करना पड़े, डिसेक्शन जिसको कहते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी आती है, उनके सेल्स को देखना होता है कि कौन से सेल्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो डेवलप कैसे होते हैं, उनके चाइल्डहुड से लेके उनकी जो एजिंग प्रोसेस है, उनकी डेथ है, बर्थ से लेके डेथ तक की पूरी प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी, वो कौन से हैबिटेट में रहते हैं, कौन सा एनवायरनमेंट उनको ज़्यादा सूटेबल है, किस एनवायरनमेंट में वो बहुत अच्छे से और प्रॉपर तरीके से ग्रो हो सकते हैं, किस एनवायरनमेंट से वो ज़्यादा एडप्टेड है, कहाँ उसका ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी, उसके बारे में अवेयर करवाएगी, और इससे आप उनको कंपेयर कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो पहले हमने ढूंढ निकाले हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो स्पाइडर जैसा दिखता है, तो डेफिनेटली आप उनके फीचर से ही पता लगा लेंगे कि इसमें और स्पाइडर्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। तो एक क्लू आपको ये मिल जाएगा कि डेफिनेटली ये जो स्पीशीज़ है वो आर्थ्रोपोडा या इंसेक्ट ग्रुप में आती होगी, क्योंकि स्पाइडर उसी में से है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में क्लू अगर पता लगा लेते हैं, तो आपका क्लासिफिकेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये जो फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज़ दिखाएंगे कोई ना कोई स्पीशीज़ के साथ। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म, पर कहीं ना कहीं वो मैच हो रहा होगा किसी से। जैसे हमारी बात करिए, हम मंकी है, गोरिल्ला है, चिंपांजी है, इन सब के साथ थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ दिखाते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर जो है वो एक रह चुके हैं। तो जो आप नए ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ रहे हैं, जो नए ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका भी कोई एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा किसी ना किसी के साथ। वो आपको इन फीचर से पता चलेगा, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, उनके सेल्स की स्टडी, उनके हैबिटेट की स्टडी, और उनसे हमें ये पता चल जाएगा कि वो किसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है। बस तो फिर उसका जो क्लासिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं वो सिमिलर जो स्पीशीज़ हैं उसी के आसपास रहेगा, और आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा इस नई स्पीशीज़ को नाम देने के लिए, उसको क्लासिफाइड करने के लिए। तो ये प्रोसेस होती है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमने समझा। तो अब सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, और वो है आइडेंटिफिकेशन। एक बार आप उन सब ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स के बारे में पता लगा लोगे, तो डेफिनेटली फिर आप उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक यूनिक नाम दे पाओगे, जिसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करो। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपने करेक्ट डिस्क्रिप्शन गेन किया हो, इकट्ठा किया हो हर एक स्पीशीज़ के बारे में। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी इंसान को नहीं जानते, तो हम मोस्टली उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेस्ड पे हम निशानी देते हैं, हम आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों को साइन देते हैं कि इसकी नाक जो है वो बड़ी होगी, इसके जो बाल है वो बड़े घुंघराले हैं, इसका बॉडी बहुत लीन होगा, चेहरा इसका लंबा होगा, स्किन कलर है व्हीटिश होगा। तो पहली बार जब किसी से मिल रहे हैं और हमने उसकी फ़ोटो नहीं देखी, तो जनरली हमें ये साइंस दी जाती है। ये जो साइन होती है, बॉडी स्ट्रक्चर की साइन है ये। हेयर कलर, आई कलर, नोज़ है उसका स्ट्रक्चर, जो स्किन टोन है, ये सब। और फिर जब हम उनसे मिलते हैं, हम उसको ढूँढने की कोशिश करते हैं,
और ये सब जो फीचर्स होते हैं वो हमें बहुत ही ईज़िली आइडेंटिफ़ाई करने के लिए स्कोप दे देते हैं और हम उस इंसान को आइडेंटिफ़ाई भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अननोन इंसान को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए काम में आती है। कई बार लोग शर्ट का कलर बताते हैं, मैं इस कलर के शर्ट को पहन के बैठा हुआ होगा, खड़ा हुआ होगा, या मैंने ऐसा पैंट पहन रखा है, या मैं ये वाली लोकेशन पे आपको मिलूँगा। तो जैसे हम भी ये साइंस का यूज़ करते हैं किसी अननोन इंसान से जब पहली बार मिलते हैं तब, और हम ने उसकी फ़ोटो नहीं देख रखी, तो ये वाली साइंस हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आइडेंटिफ़िकेशन के लिए, बस वैसा ही यहाँ पर भी है। आपको भी ऐसी साइंस इकट्ठी करनी पड़ेगी और ये साइंस आपको क्लू देगी कि ऐसी साइंस वाले और कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं। और वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपको इस ऑर्गेनिज़्म को कौन से कैटेगरी में डालना है, कौन सी क्लास में डालना है, कौन से किंगडम में डालना है, कौन से जीनस में डालना है, और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कुछ अगले टॉपिक्स के अंदर। तो ये है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। थर्ड एंड दी नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन। अब हमें इसको क्लासिफाइड करना है। हमें पता है कि हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स को। प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ऐसे किंगडम में हमने इसको क्लासिफाइड किया है। जैसे आप फिगर में देख पा रहे, प्लांट्स में क्लासिफाई करूँ मैं ऑर्गेनिज्म को, या एनिमल में करूँ, कि फिर फंगस में करूँ, कि फिर बैक्टीरिया, या तो फिर उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं उनमें करूँ। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब आपको मिलता है तब आपको उसको बेसिक 5 कैटेगरी होती है, उसके अंदर किसी ना किसी कैटेगरी में क्लासिफाई करना रहता है। या तो वो प्लांट हो सकता है, या तो वो एनिमल हो सकता है, या तो वो फंगस हो सकता है, या तो वो बैक्टीरिया हो सकता है। इन्हीं में से कोई ना कोई कैटेगरी होगी, और लास्ट कैटेगरी है प्रोटिस्टा। ये 5 किंगडम है। हमने दुनिया के जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्लासिफाइड किया है। तो डेफिनेटली आपको जब कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो वो ये 5 किंगडम में से ही होगा। हाँ, वायरसेस को कोई किंगडम में हमने इंक्लूड नहीं किया। हम सेकेंड चैप्टर में ये सब किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने वायरसेस को एक भी किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया। तो कुछ नए ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी मिल सकते हैं जो ये 5 किंगडम में ना भी हो, और ऐसे समय पे एक नए किंगडम बनाने की ज़रूरत बन जाती है। और फिर हो सकता है 6th किंगडम जो है उसका एग्जिस्टेंस फ्यूचर में पॉसिबल हो या फॉर्म हो जाए। पर इस तरीके से टेक्सोनॉमी आगे बढ़ती है। कहीं न कहीं आपको उसके कोई ना कोई ग्रुप में डालना पड़ता है। आप जो फूड है उसको कैसे ग्रेन्स के अंदर क्लासिफ़ाई करते हैं, कुछ फूड को वेजिटेबल्स में क्लासिफ़ाई करते हैं, कुछ फूड को आप फ्रूट्स में क्लासिफ़ाई करते हैं, कुछ फूड को आप पल्सेस और बीन्स में क्लासिफ़ाई करते हैं, कुछ फूड को आपने नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर क्लासिफ़ाई किया है, कुछ फूड को आपने एनिमल प्रोडक्ट में क्लासिफ़ाई किया है। और हर एक चीज़ के अंदर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ क्लासिफ़िकेशन है। कपड़ों के अंदर भी क्लासिफ़िकेशन होता है, फॉर्मल्स होते हैं, कैजुअल्स होते हैं। हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपने कैटेगरी फ़ॉर्म की ही है। और ये जो कैटेगरी है, उसी को हम क्लासिफ़िकेशन बोलेंगे। हमें कोई ना कोई कैटेगरी देनी है और हर एक कैटेगरी को हम टैक्सा कहते हैं। तो ये प्रोसीजर के अंदर हम क्या करेंगे? इस प्रोसीजर के अंदर हम इसको, जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक ग्रुप के अंदर डालेंगे। कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक नहीं। जैसे प्लांट के अंदर आप जानते हैं एक प्लांट नाम का ग्रुप है, प्लांट नाम की कैटेगरी है, तो उसमें कितने सारे ऑर्गेनिजम्स है, स्पीशीज है। मैंगो है उसके अंदर, गुआवा है, वीट है, उसके अंदर कॉर्न है, पी प्लांट है, और भी बहुत सी स्पीशीज है। तो ग्रुप का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का जो है वो यूनियन। बस इसी कैटेगरी को हमने क्लासिफिकेशन कहा है। तो ये थी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको वो जो नए ऑर्गेनिज्म को आपने ढूंढ निकाला है, जो नए ऑर्गेनिज्म को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको अब कोई ना कोई कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। और वो कहाँ क्लासिफाई होगा वो आपको किससे पता चलेगा? उसके फीचर्स से। अगर उसके पास लीव्स होंगे, उसके पास क्लोरोफिल होगा, रूट सिस्टम होगी, स्टेम होगा, ये सब एक्सटर्नल फीचर्स है। आप आराम से नेकेड आई से देख सकते हैं, बाहर से ही देखा जा सकता है। तो लीव्स हैं, उसके पास स्टेम्स हैं, उसके पास रूट्स हैं, फ्लावर्स आते हैं, तो डेफिनेटली उसको प्लांट किंगडम में डाल दीजिए।
तो इस तरीके से आपको एकदम से ही क्लू मिल जाता है फीचर्स को स्टडी करने के बाद कि आपको इनको 5 किंगडम में से कौन से किंगडम में रखना है। ये है क्लासिफिकेशन। ये स्टेप में हम इस तरीके से नए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करेंगे। और अब है लास्ट टॉपिक, बेसिक प्रोसेसेस का। तो नए ऑर्गेनिज्म जब मिलते हैं आपको, तो आपको क्या करना है, वो स्टेजेस के बारे में हम समझ रहे थे, स्टेप्स के बारे में समझ रहे थे। और उसमें लास्ट स्टेप और स्टेज है नोमेनक्लेचर, मतलब नए ढूंढे हुए ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई नाम देना, जिससे आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख पाए। आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने जो ढूंढ निकाला है ऑर्गेनिज्म, उसका क्या नाम है। नाम से इनका रिसर्च, डिस्कशंस, कम्युनिकेशन दूसरे साइंटिस्ट के साथ इजी हो जाती है। अगर हम सबके नाम नहीं होते तो हम सबको खुद की डिस्क्रिप्शन कैसे देते, एक दूसरे को बुलाने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते। तो ज़रूरी रहता है कि डिस्कशन, डिस्क्रिप्शन, रिसर्च, कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई नाम हर एक स्पीशीज़ को मिले और दिया जाए, और उसी प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं। और मोस्टली हर एक स्पीशीज़ को जो नाम दिया जाता है, वो नाम उसके फीचर्स के बेस्ड पे होता है। या तो कई लोग उसके फीचर्स के बेस्ड पे उसको नाम दे देते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो आपको याद नहीं रखना है। इस बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये मिल्क से कर्ड बनाता है, दही बनाता है। मिल्क से कर्ड बनाने वाले इस ऑर्गेनिज्म को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि मिल्क के अंदर जो शुगर होती है उसका नाम लैक्टोज होता है, और ये उस लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो उसी के बेस पे उसका नाम रख दिया गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इस तरीके से और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको उनके काम के बेस पे नाम दिया गया है। बेसिलाई क्यों वर्ड आया? उसके शेप के वजह से। बेसिलाई उनको कहते हैं, बेसिली उनको कहते हैं जो रोड शेप के हो, तो उसके शेप को देखते हुए हमने उसका नाम बेसिलाई भी कहा। मिथेनोकोकस नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए मिथेनो वर्ड आया उसके फंक्शन के ऊपर से। और कोकस वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि वो राउंड शेप के होते हैं। राउंड शेप वाले ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरियाज को हम कोकस कहते, कोकाई कहते हैं। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक रिलेटेड है कुछ कुछ। मोस्टली हर एक ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाता है, वो जो नाम होता है वो कहीं ना कहीं उसके बॉडी के फीचर्स के बेस पे दिया जाता है या उसके फंक्शंस के बेस पे दिया जाता है। वो किस हैबिटेट में पाया जाता है उसके नाम पे भी दिया जाता है कई बार। जैसे थर्मो एसिडोफिलस, ये एक बैक्टीरिया, अगेन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्मो वर्ड थर्मल से आया क्योंकि ये बैक्टीरिया 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर में रहता है, इसलिए इसका नाम थर्मो, थर्मस से आया। तो थर्मो एक्वेटिकस भी कहते हैं इसको, थर्मो एसिडोफिलस भी कहते हैं। एक्वेटिकस इसलिए क्योंकि एक्वा का मीनिंग होता है वाटर, ये वाटर में पाया जाता है। तो हैबिटेट वो कहाँ पाया जाता है उसके बेस पे भी इसको नाम दिया जा सकता है। तो बहुत से तरीके हैं नाम देने के। अगर आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, बीएससी करते हैं, तो वहाँ आपको सिखाए जाएंगे कि कौन कौन से तरीके से आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म को नाम दे सकते हैं। पुराने समय, जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था कि 50 to 100 ईयर्स का अगर मैं वक्त ले लूँ, तो उस समय में जो लोगों के नाम होते हैं, पेट नेम जो रखते थे, वो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए रखते थे। लंबू, कालू, मोटू, गोलू, काफ़ी लोगों के ऐसे पेट नेम्स हैं। और ये जो पेट नेम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को या हमारे कुछ फंक्शंस को या हमारी कुछ हरकतें उसके ऊपर से रखे जाते हैं। तो बस यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। बस ये साइंटिफिक प्रोसेस है नाम देने की, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट उतना ही डिफरेंस है। बाकी देना तो नाम ही है। जो बॉडी फीचर्स, हैबिटेट, फंक्शंस, कहीं ना कहीं उन सब पे बेस्ड ही होगा। It is the standardization of names of organisms such that an organism is known by the same name all over the world. पर एक खास चीज़, आपका पेट नेम शायद आपके फ्रेंड्स और आपके पेरेंट्स से वही जानते हो। आपका एक ऐसा नाम भी होता है जो पूरी दुनिया जानती है, जिस नाम से आपको पूरी दुनिया जानेगी, जो आपके लिविंग सिटी में है, जो आपके रिजल्ट के अंदर है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। वैसा ही एक यूनिवर्सल नाम भी देना। आप लोकल नाम से कुछ भी कह के बुलाओ, ये लोकल नाम पेट नेम की तरह होता है। जैसे मैंगो, ये लोकल वर्ड है जिसको हिंदी में लोकली कहा जाता है, आम।
पर यहाँ आपको एक ऐसा साइंटिफिक नेम देना है जिससे पूरी दुनिया उसको जान सके। क्योंकि ये जो आम वर्ड है, ये वर्ड सिर्फ हिंदी लैंग्वेज को जानने वाले लोगों को ही पता रहता है। मैंगो वर्ड है वो इंग्लिश जिनको पता है उन्हीं लोगों को पता होता है कि मैंगो मतलब किस स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। अगर आप चाइना है, रशिया है या फिर जर्मनी है, ऐसी कोई कंट्री में जाते हो तो ये लोकल वर्ड्स उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्योंकि वो इस लैंग्वेज को नहीं जानते। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते। शायद उनकी लोकल लैंग्वेज में इन फ्रूट्स के लिए कोई अलग से नाम हो। तो सबने अपने-अपने हिसाब से हर एक स्पीशीज़ को लोकल जो नेम है, पेट नेम जिसको कह सकते हैं वो दे रखे और हमें ऐसे नोमेनक्लेचर की ज़रूरत है, ऐसे नाम देने की ज़रूरत है जो नाम पूरी दुनिया में एक ही हो, जिसको यूनिवर्सल यूनिक साइंटिफिक नेम कहते हैं। वो साइंटिफिक नेम कहा जाता है। जैसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, कई लोग मैंगीफेरा इंडिका भी कहते हैं। और ये जो हनी बी है, उसका साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। तो ये हमने बात की लास्ट टॉपिक में नोमेनक्लेचर, नाम देने की विधि, नाम देने की प्रोसेस।